सीए इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 8 यूनिट 1 मनी मार्केट। मनी मार्केट पढ़ेंगे आज। द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी जो भी है इंपॉर्टेंट थियोरीज। सो मनी कैन बी एनीथिंग। देखो समथिंग नहीं, एनीथिंग लिखा है। समथिंग लिख के करे तो रॉन्ग करके आना है, ठीक है। मनी कैन बी एनीथिंग, मनी कैन बी एनीथिंग दैट कैन सर्व एज, सबसे पहले स्टोर ऑफ वैल्यू। वैल्यू आज है ना, अपन अपन बोलेंगे कि ये वैल्यू, यदि 1 लाख रुपए की गड्डी है तो 1 लाख है। स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट। अपन को पता है ना ये पेन इतने का है और ये चेयर इतने की है, तो यूनिट ऑफ अकाउंट एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कुछ भी दे पैसा और बदले में जो चाहिए वो ले। तो पहले 3 चीज याद कर, इसके अलावा चौथी कोई भी आए तो ऑड में आउट करके बाहर निकल जाए। क्या? मनी, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। 3 बात है मनी के लिए। वापस से, मनी कैन बी एनीथिंग दैट कैन सर्व एज स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट, सेव इट एंड यूज लेटर इज कॉल्ड एज स्टोर ऑफ वैल्यू। आज अब स्टोर कर ले एंड बाद में यूज करना है ना। तो सेव इट, कुछ भी पूछ सकता है ना, सेव इट एंड यूज इट लेटर, इसको क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी बोलते हैं? आंसर है स्टोर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी विच प्रोवाइड कॉमन बेस फॉर प्राइसेस इज कॉल्ड एज यूनिट ऑफ अकाउंट। मुझे पता है कि ये पेन 5 रुपए का है, ये चेयर 400 रुपए की है, ये गाड़ी 10 लाख रुपए की है, तो मैं हर चीज को बता सकती हूँ ना कि ये चीज इतने की है, तो दैट इज यूनिट ऑफ अकाउंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी विच कैन प्रोवाइड कॉमन बेस, कॉमन बेस आते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ अकाउंट। समथिंग दैट पीपल कैन यूज टू बाय एंड सेल फ्रॉम वन अनदर, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी इज कॉल्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बाय और सेल करने के लिए जो यूज हो रहा है वो मनी है। मनी इज समथिंग, फिर से एनीथिंग नहीं लिखा, मनी इज समथिंग दैट होल्ड्स इट वैल्यू ओवर टाइम। यदि तुम फर्स्ट वाला पॉइंट देखो तो मनी कैन बी एनीथिंग दैट सर्व एज स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट और मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। अब क्या लिखा है? मनी इज समथिंग दैट होल्ड्स इट्स वैल्यू ओवर टाइम, कैन बी इजीली ट्रांसलेटेड इनटू प्राइसेस एंड वाइडली एक्सेप्टेड। आज मैं दुकान पे जाऊं, मान लो मैंने 1 किलो आटा खरीदा है, बदले में उसको लेना पड़ेगा ना पैसे। वो ये तो नहीं बोल सकता नहीं मुझे इसके बदले में चांदी दे, पॉसिबल नहीं है ना, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मनी दैट होल्ड्स इट वैल्यू ओवर द टाइम कैन बी इजीली ट्रांसलेटेड इनटू प्राइसेस एंड वाइडली एक्सेप्टेड। तो जरा देखना, पॉइंट नंबर 1 पूछ रहा है कि 5 पूछ रहा है, उस हिसाब से आंसर देना। मेनी डिफरेंट थिंग्स लाइक शेल्स है, बार्ले है, मतलब सीरियल्स नहीं होते हैं, धान, पेपरकॉर्न्स है, गोल्ड है और सिल्वर है, वर यूज्ड एज मनी। ठीक है, तो ये सब पहले एक्सचेंज के लिए काम आते थे, इसको मनी माना जाता था। पेपरकॉर्न्स काली मिर्ची, बार्ले सीरियल या ग्राम। नेक्स्ट, फिएट मनी। फिएट मनी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिएट मनी इज मटीरियली वर्थलेस, सच में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज तुम्हारे जेब में यदि 500 का नोट है, सच में तो वो पेपर का टुकड़ा ही है ना, जब तक गवर्नमेंट अपने प्रॉमिस से उसको बैक नहीं कर दे। आई प्रॉमिस द होल्डर टू पे, मतलब जो भी बियरर है, टू पे अ सम ऑफ रुपीज इतना इतना। तो फिएट मनी इज मटीरियली वर्थलेस बट हैज वैल्यू simply because a nation collectively agrees to ascribe a value to it। मतलब हम सब मिलके गवर्नमेंट की बैकिंग के साथ हम बोल रहे हैं कि ये रुपया है, हमारी नेशन की जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो इससे होंगे, वैसे तो पेपर का टुकड़ा ही है। सो फिएट मनी मटीरियली तो वर्थलेस है, वो एक पेपर का टुकड़ा मान के बेचने जाओ क्या मिलेगा? 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, और ऐसे उसकी वैल्यू 500 रुपए है, 500 रुपए के नोट की। इन शॉर्ट, मनी वर्क्स बिकॉज पीपल कलेक्टिवली अग्री टू बिलीव इन इट, कलेक्टिव एक्सेप्टेंस के कारण वो मनी बना, और इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? फिएट मनी। नेक्स्ट, मनी कैन बी डिफाइंड फॉर पॉलिसी purposes as the set of liquid financial asset। नाम ध्यान रख, लिक्विड फाइनेंशियल एसेट। लिक्विड का क्या मतलब होता है? जो कि फटाफट पैसे में चेंज होती है।
अभी तो तुम्हारे अकाउंट्स में रेशियोज चैप्टर हटा दिया है उन्होंने, पहले था तो उसमें वो रेशियोज निकालते थे, उसमें करंट रेशियो, क्विक रेशियो का दूसरा नाम लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता था, लिक्विडिटी रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं, फटाफट आपके एसेट तुरंत मनी में कैसे कन्वर्ट हो जाए जल्दी। जैसे मैं बोलूं, शॉपर स्टॉप यदि पूरा 50% ऑफ पे है ना, तो भी क्या उसका सारा स्टॉक बिक जाएगा, तुम सोचो, नहीं बिकेगा ना कुछ तो फिर भी बचेगा। तो जो वहां पे सारे कपड़े और अपीयरेंस टकरे हैं ना, वो लिक्विड नहीं है। लिक्विड होते तो तुरंत मनी में कन्वर्ट होने की ताकत रखते। वो जो क्लोजिंग स्टॉक है उनका, वो इलिक्विड है, लिक्विड नहीं है। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या है, अरे पैसे में फटाफट टर्न होने की क्षमता, दैट इज लिक्विडिटी। सो मनी कैन बी डिफाइंड फॉर पॉलिसी पर्पस as the set of liquid financial asset, the variation in the stock of which could impact on aggregate economic activity. So money क्या, पॉलिसी पर्पस के लिए लिक्विड फाइनेंशियल एसेट है। हर चीज मनी में ही कन्वर्ट होती है। आज तुम डेटर्स देखो, तुम स्टॉक देखो, हर चीज को कन्वर्ट तो मनी में ही करोगे। तो मनी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड इज व्हाट, लिक्विडिटी। सो लिक्विड फाइनेंशियल एसेट है मनी। पेपर क्लेम ऑन प्रेशियस मेटल्स वाज डीलिंक्ड फ्रॉम मेटल। पहले पता है सोने के सिक्के चलते थे पुराने जमाने में, चांदी के सिक्के, फिर कॉपर के सिक्के आए, अब पेपर है। पेपर मनी तो है, और क्या है, तुम्हारी जेब में पेपर मनी है। तो मेटल को डीलिंक किया और पेपर लेके आए। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, अभी सीखा था ना अपन ने, फिएट मनी। मेटल को डीलिंक करके पेपर लेके आए, फिएट मनी। पॉइंट नंबर 10, फंक्शंस ऑफ मनी। मनी शुड बी जनरली एक्सेप्टेबल। देखो भाई, कोई भी एक ऑड में आउट करना है, रटने थोड़ी ना है, बार बार पढ़ के समझना है। तो मनी शुड बी जनरली एक्सेप्टेबल। पहली बात कि हम दे तो कोई ये नहीं बोल सकता नहीं नहीं ये मत दे, इसके बदले मुझे चांदी दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। मनी इज जनरली एक्सेप्टेबल, ड्यूरेबल, खराब नहीं होता वो पेपर का नोट, 10 साल भी रखो तुम। रिकॉग्नाइजेबल, पता चलता है ना, ये 500 का नोट है, ये 100 का नोट है, आराम से रिकॉग्नाइज कर सकते हो। डिफिकल्ट टू काउंटरफीट, दैट इज मैं उसकी कॉपी नहीं मार सकती। नॉट इजीली रिप्रोड्यूसेबल, देखो वो उल्टा भी पूछ सकता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी विच इज नॉट इजीली रिप्रोड्यूसेबल इज डिफिकल्ट टू काउंटरफीट, आंसर हो जाएगा। ठीक है। रिलेटिवली स्केर्स बट हैज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना कितना उसको इकोनॉमी में पैसा डालना है। पोर्टेबल, आज मुझे 1 लाख रुपए इधर से उधर ले जाना है, आराम से पर्स में डाल के ले जाऊंगी, इट इज पोर्टेबल। हाँ, ये 1 लाख की फिश ले जानी है तो कमरा भर जाएगा भाई पूरी उस फिश से, बदबू आएगी जो अलग। तो इसलिए आराम से इधर उधर पैसे का एक गड्डी बनाए ले गए। पोर्टेबल, कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड। तो डिविजिबल, कैन बी डिविजिबल इन स्मॉलर पार्ट्स। 500 रुपए का नोट 100 100 के 5 नोट में करवा दे, छुट्टे तो तुम करवाते ही हो। ठीक है, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस ऑफ मनी। नेक्स्ट, व्हेन फाइनेंशियल एसेट कैन बी सोल्ड एट क्लोज टू फुल और क्लोज मार्केट वैल्यू एट शॉर्ट नोटिस, थोड़े टाइम में तू कोई भी फाइनेंशियल एसेट को रुपए में बदल दे, दिस पावर इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी। तो फाइनेंशियल एसेट को या तो मतलब कोई 100 रुपए मिलने वाली चीज है 95 में बिक रही है, या पूरी की पूरी 100 में ही बिक जा रही है, ऐसे को अपन क्या बोलेंगे, भाई ये तो लिक्विड एसेट है, फटाफट बिक रही है और नियर टू दैट वैल्यू भी बिक रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी। आरबीआई सेज, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, Reserve Bank of India says money can be defined for policy purposes the set of liquid financial asset। अब तक याद हो जाना चाहिए, बार बार बोल रही हूँ, liquid financial asset money है। The set of liquid financial asset, the variation in stock of which could impact and aggregate economic activity। पैसे के स्टॉक में चेंज करो, वेरिएशन इन स्टॉक मतलब घटाओ या बढ़ाओ, चेंज करो, तो कंट्री की एग्रीगेट मतलब टोटल, टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंपैक्ट करेगा। नेक्स्ट, हाउ इज मनी मेजर्ड, आंसर थ्रू ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी is which encompasses everything that provide a store of value and liquidity। भाई याद कर, ब्रॉड मनी एग्जाम में बार बार आता है, सुन ब्रॉड मनी क्या होता है,
विच एन का मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लगेगा? यदि स्टोर ऑफ वैल्यू है और लिक्विडिटी है, ये दो चीज है, तो उसको ब्रॉड मनी बोलेंगे। टू थिंग्स इज ब्रॉड मनी, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टोर ऑफ वैल्यू, लिक्विडिटी। एक मिनट दिया, याद कर। तो ब्रॉड मनी है तो कौन सी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू है और तुरंत पैसे में कन्वर्ट, लिक्विडिटी। देखो ब्रॉड मनी होता है, नैरो मनी होता है, पहले ब्रॉड मनी तो सीख ले। यदि दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्टोर ऑफ वैल्यू और लिक्विडिटी, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रॉड मनी। आया दिमाग में? दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्टोर ऑफ वैल्यू और लिक्विडिटी, तो ऐसे पैसे को क्या बोलेंगे? ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय आईएमएफ। भाई याद रखो, फुल फॉर्म भी पूछने में इंस्टीट्यूट माहिर है। आईएमएफ फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो पहली बात क्या याद रखनी हुई? आईएमएफ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दूसरी बात क्या याद रखनी हुई? ब्रॉड मनी का कॉन्सेप्ट दिया किसने था? तो आंसर क्या है? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देन ब्रॉड मनी कंसिस्ट नेशनल करेंसीज जनरली इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जितना भी पैसा है एक्सेप्ट योर 1 रुपी कॉइन, सब सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर रही है। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबल डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट, विच इंक्लूड्स डिमांड डिपॉजिट, चेक एक्सेट्रा। तो मतलब चेक, चेक बैंक मनी हो गया ना, चेक, उसको भी इंक्लूड करेंगे। फिर अदर डिपॉजिट सच एज नॉन ट्रांसफरेबल, सेविंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट। आज हाउस होल्ड क्या करता है? उनके अकाउंट क्या होता है? सेविंग अकाउंट होता है। ये बिजनेस के अकाउंट को क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट बोलते हैं। तो सेविंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, रीपर्चेज एग्रीमेंट एक्सेट्रा, जैसे कि एफडी, फिक्स डिपॉजिट, सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स लाइक ट्रेडेबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, ये सब शॉर्ट टर्म लोन के इंस्ट्रूमेंट्स है। तो ब्रॉड मनी ये सब कंसिस्ट करता है। इससे पहले पढ़ा था स्टोर ऑफ वैल्यू और लिक्विडिटी, दो कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब यदि मैं उल्टी बात बोलूं, क्या ये जो चार चीजें पढ़ी है इनमें स्टोर ऑफ वैल्यू और लिक्विडिटी है? हाँ है, तभी तो ये ब्रॉड मनी बना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 16। If one party sells a security and agrees to buy it back at a fixed price, it is called as repurchase agreement. ठीक है, और मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे को कोई बिजनेस की डील आ रही है, मैंने मेरा ही एसेट बेच दिया यार, ठीक है, और दूसरा यूज कर रहा है, लेकिन मैंने ये अग्रीमेंट के साथ बेचा है, 5 साल बाद मैं इसको इस पैसे पे वापस तुझसे ले लूंगा। सो ये क्या बनाया मैंने? रीपर्चेज अग्रीमेंट बनाया है मैंने। देखो ध्यान देके साथ में लर्न करने की कोशिश करो। वन पार्टी सेल्स अ सिक्योरिटी एंड अग्रीज टू बाय इट बैक एट अ फिक्स्ड प्राइस, इट इज कॉल्ड एज रीपर्चेज अग्रीमेंट। प्रॉपर्टी बेच दिया, मेरे को ये बिजनेस में लगा, प्रॉफिट्स कुछ नहीं मिला, मैं लॉस में चले गया, तो मैंने एग्रीमेंट के हिसाब से मुझे मिलना चाहिए, तो मिलेगा मुझे। नहीं देखो, रीपर्चेज अग्रीमेंट क्या होता है कि भाई आज बेचा है मैंने घर, तो उतने एक बार तेरे पास लिक्विडिटी आ गई, ठीक है, अब 5 साल बाद तूने अग्री किया था कि वही घर तू इतने पैसे में खरीद लेगा। अब ये एक नॉर्मल ये चीज हो गई कि लॉसेस में गया, तू खरीद नहीं पा रहा है, वो एक डेविएशन हो गया बात से। नहीं तो रीपर्चेज अग्रीमेंट क्या बोलता है? एक बार मैंने मेरा घर 3 करोड़ में तेरे को बेच दिया, ठीक है, अब 5 साल बाद में शायद 3 करोड़ 20 लाख में मैं वापस तुझी से खरीद लूंगा। तो एक बार के लिए जो 3 करोड़ चाहिए थे वो आ गए, उससे बिजनेस कर ले, दैट इज रीपर्चेज अग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज करेंसी एंड ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स आर कॉल्ड एज नैरो मनी। अभी अभी पढ़ा था ब्रॉड मनी, मैंने बोला था दो कॉन्सेप्ट है, ब्रॉड मनी, नैरो मनी। तो जो करेंसी, अरे तेरे जेब में पड़ी तो है, ठीक है, एंड ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स, ये मिलके क्या बनते हैं? नैरो मनी। ब्रॉड मनी, नैरो मनी का सामने सामने क्वेश्चन बनता है, क्या कंसिस्ट करता है वो भी बन रहा है। नेक्स्ट इज डिमांड फॉर मनी। इफ पीपल डिजायर टू होल्ड मनी, वी से देयर इज डिमांड फॉर मनी। एक बार बता, सारे पैसे जितने भी हैं, थोड़ी ना घर में मम्मी एफडी करने भेज देती है। आज यदि तेरे को नीचे से ब्रेड लानी है सुबह सुबह, तो भाई तेरे को पता है ना कुछ तो कैश रखेगा तुम घर में, कि चलो मम्मी हमेशा रखती होगी 5-10 हजार रुपए तो एटलीस्ट, कि चाहिए नीचे से सामान लेके आ, तुमको भेजा और लेके आ।
तो वो क्या है, पीपल डिजायर टू होल्ड मनी घर पे। ये नहीं कि सारा का एफडी में डाल दे या शेयर्स में डाल दे या कहीं इन्वेस्ट कर ले, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा पैसा अपन घर में भी होल्ड करके रखते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी अर्जेंट नीड्स के लिए। आज दवाई लेने जानी है तो एफडी तोड़वा के थोड़ी ना लाएगा, वो कुछ ना कुछ तो तू होल्ड करता है पैसा। तो वो जो होल्ड कर रहा है पैसा, उसको क्या बोल रहे हैं, डिमांड फॉर मनी। द डिमांड फॉर मनी इज इन नेचर ऑफ डिराइव डिमांड, नॉट डायरेक्ट। सुनो, आज भूख लगी है तो पैसा थोड़ी ना खाते हो यार, खाने की डायरेक्ट डिमांड होती है कि भूख लगी खाना खाया। लेकिन डिराइव डिमांड का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट डिमांड। ये तो 12th के इकोनॉमिक्स में भी है। डिराइव डिमांड का मतलब होता है इनडायरेक्ट डिमांड। तो भूख लगी है तो खाना चाहिए तो डायरेक्ट डिमांड, और भूख लगी है तो पैसे से खाना खरीद लूंगा इसलिए पैसा चाहिए, डिराइव डिमांड। ठीक है, इनडायरेक्ट डिमांड है मनी की, डायरेक्ट नहीं होती। अकेले पैसे का क्या करेगा, इसे उड़ाएगा क्या, नहीं ना भाई, उससे मैं सामान ले लूंगा, तो इनडायरेक्ट डिमांड। मनी इज डिमांडेड फॉर इट्स परचेजिंग पावर। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी बता रहा है, परचेजिंग पावर, याद करता चल साथ में। मनी इज डिमांडेड फॉर इट्स परचेजिंग पावर, उसमें ताकत है सामान खरीदने की कुछ भी, इसलिए मनी क्यों डिमांड होता है, बिकॉज ऑफ इट्स परचेजिंग पावर। डिमांड फॉर मनी इज एक्चुअली डिमांडेड फॉर लिक्विडिटी, स्टोर ऑफ वैल्यू, दोनों है ना। लिक्विडिटी अभी समझाया, तुरंत हर चीज कैश में कन्वर्ट करने की ताकत, एंड स्टोर ऑफ वैल्यू तो होती है। अब देखो एक एमसीक्यू का क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 21। डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। इनकम ऑफ इंडिविजुअल, यदि मेरी इनकम ज्यादा होगी तो मैं खर्चे भी तो ज्यादा करूंगी, इनकम ज्यादा, एक्सपेंडिचर और ज्यादा, डिमांड फॉर मनी ज्यादा। ठीक है, हायर प्राइसेस लीड्स टू हायर डिमांड फॉर मनी, होता ही है ना। पहले तुमने अपने दादा नाना को सुना था क्या, अरे हम तो 100 रुपए में पूरे महीने का खर्चा चला लेते, तो चीजें भी तो सस्ती थी, इन्फ्लेशन नहीं था इतना। आज इतना महंगा है, नीचे जाओ सामान लेने तो 500 के नोट के बिना तो तुम निकलते नहीं हो। तो यदि हायर प्राइसेस होगी तो मुझे पैसे भी तो ज्यादा चाहिए। पता है ऐसा है ना, बोला जाता है कि यदि बुरा समय आए तो कैसा समय आएगा, सुनो। आज हम वॉलेट में पैसे लेके जाते हैं और थैले में सामान भर के लेते आते हैं। बुरा समय किसको बोला जाता है, थैले में पैसे लेके जाओ और इतना सा सब्जी लेके आओ, दैट इज बुरा समय। मतलब वैल्यू ऑफ मनी इतनी गिर गई है कि इतना सारा पैसे लेके जाओ तो इतनी सी सब्जी मिलेगी। ओके, higher prices lead to higher demand for money. Higher the interest rates, higher would be the opportunity cost for holding money. Higher interest rate है, यदि यार मैं बैंक में पैसा रख दूं तो मेरे को काफी, यदि इंटरेस्ट रेट 20% है तो 100 रुपया आज बैंक में रखा, 1 साल बाद कितना हो जाएगा, वो 120 हो जाएगा। तो हायर द इंटरेस्ट रेट, हायर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। यदि बैंक में नहीं रखा और कुछ और किया तो भाई 120 में 30 तो छोड़ दिए तुमने। देयरफॉर लोअर द डिमांड फॉर मनी, क्योंकि लोग सोचते हैं यार जब बैंक ही इतना अच्छा ब्याज दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, वहीं रख देना, ज्यादा कोई इंटरेस्ट ही कमा के दे देंगे। नेक्स्ट इज इनोवेशंस, रिड्यूस द नीड फॉर होल्डिंग मनी। जैसे कि आज 10 साल पुराना देख, इतना एटीएम नहीं थे, आज तो हर गली गली में एटीएम है। तो इनोवेशन हुआ ना, ऑनलाइन ट्रांसफर, जीपे, एटीएम, नो नीड टू कैरी मनी, अपना मोबाइल कैरी करो, एटीएम भी है और जीपे भी है, लगाओ और पेमेंट कर दो। तो ये इनोवेशन था ना। तो इन इनोवेशन ने क्या किया, नीड टू होल्ड मनी गिरा दी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 22। थियरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी आर, 3 थियरी है भाई, तीनों का नाम याद रखो, चौथा ऑड मैन आउट करके आना। ठीक है, क्लासिकल अप्रोच, द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्यूटीएम। द कैम्ब्रिज अप्रोच, नाम याद करने पड़ेंगे, केंसियन थ्योरी, केंसियन पे तो पूरा चैप्टर है, अभी करेंगे अपन। केंसियन थ्योरी इंपॉर्टेंट है, वापस है भाई, एमसीक्यू क्वेश्चन है इधर। कौन सा, क्लासिकल अप्रोच, क्यूटीएम। दूसरा, दूसरा कौन सा है, द कैम्ब्रिज अप्रोच। तीसरा कौन सा है, केंसियन थ्योरी। मैं खुद मेरे टेस्ट में पूछूंगी ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, क्लासिकल अप्रोच, also called as QTM, quantity theory of money.
क्लासिकल अप्रोच बाय आयरिंग फिशर। अरे इकोनॉमिक्स का नाम है यार, याद कर। 7-8 नंबर भी किसी का दिमाग फिर जाए तो 8 नंबर का तो नाम ही नाम पूछ ले। ठीक है, तो क्लासिकल अप्रोच आयरिंग फिशर ने दिया था। अच्छा, उसकी यूनिवर्सिटी का नाम याद कर, येल यूनिवर्सिटी। इन हिज बुक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, बुक का नाम याद कर, इकोनॉमिक्स का नाम याद कर, उसकी यूनिवर्सिटी का नाम याद कर, कब पब्लिश हुई थी, 1911 में। फर्स्ट सेड बाय हिम दैट डिमांड फॉर मनी इज फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। आयरिंग फिशर ने, जो कि येल यूनिवर्सिटी का था, जिसकी बुक पब्लिश हुई थी 1911 में, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ने पहली बार क्या बात बोली थी, ये बात बोली थी कि डिमांड फॉर मनी इज फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। आई बात समझ में? तो इसमें से कहीं से भी एमसीक्यू पूछेगा। देखो, आई अंडरस्टैंड इट इज अर्ली मॉर्निंग, बट पे अटेंशन, ट्राई टू लर्न। ओके, changes in general level of commodity prices or changes in value or purchasing power of money are determined first and foremost by change in quantity of money in circulation। सबसे पहले जो इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट हो रहा है ना, सबसे पहले वो चेंज होगा, उससे सब चीज चेंज हो जाएगी। जनरल प्राइस लेवल, परचेजिंग पावर, सबसे पहले क्या चेंज होना चाहिए? बोल्ड में लिखा है मैंने, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। तो पीछे पीछे ये सब चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट, quantity of money is the main determinant of price level। क्वांटिटी क्या, क्वांटिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन में उसी से तो प्राइस डिटरमाइन होगी ना। यदि ज्यादा पैसा सर्कुलेशन में इकोनॉमी में, महंगी बिकेगी चीजें। ठीक है, प्राइस लेवल हाई होगा। कम पैसा होता था, तुम यही देखो ना, मैं अभी बोली तुम्हारे दादा नाना के पास कम पैसा था, उसमें घर कैसे चला लेते थे, सस्ती होती थी चीज। there is strong relationship between money and price level। अब वो there is strong relationship between money and dash पूछ लेगा, आंसर प्राइस लेवल है। और कुछ भी बात मैंने मेरे मन से नहीं लिखी है, आपके स्टडी मैट को बेस बना के मैंने ये पॉइंटर्स डाले। नेक्स्ट, फिशर्स वर्जन ऑल्सो टर्म्ड एज इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। बच्चों, दूसरा दूसरा नाम तो पूछते ही है, तो आयरिंग फिशर, फिशर के वर्जन का दूसरा नाम क्या? इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। और तीसरा नाम क्या? ट्रांजैक्शन अप्रोच। तीनों नाम याद करो, क्योंकि चौथा हटा के एमसीक्यू बन रहा है इधर। अब यहाँ पे mv इज इक्वल टू पीटी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दो ध्यान दो। mv इज इक्वल टू पीटी, पीटी इज कितना खर्च किया, शोज डिमांड साइड, कितना खर्चा कर रहा है पीटी है। पहले देख लें एम क्या है, एम टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन ऑन एन एवरेज। एम क्या है, कितना पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहा है, दैट इज एम। वी क्या है, ट्रांजैक्शन वेलोसिटी। तुमने साइंस में भी तो वेलोसिटी पढ़ा होगा, किस गति से जा रहा है पैसा इकोनॉमी में। सो वी मतलब ट्रांजैक्शन वेलोसिटी, एम मतलब टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, इज इक्वल टू एमवी इज इक्वल टू पीटी। पी क्या है, एवरेज प्राइस लेवल। तो यदि मैं पी निकालना चाहूं तो टी को नीचे ले आओ इस साइड, एमवी अपॉन टी इज पी। बन गया यहाँ पे क्वेश्चन। ओनली पी शोज सप्लाई साइड। देखो भाई, मैंने ऊपर अभी क्या बोला था, पीटी कितना खर्चा किया, शोज डिमांड साइड। बन रहा है इधर क्वेश्चन, ओनली टी, सॉरी, पी इज इक्वल टू एमवी अपॉन टी, ओनली पी, सिर्फ पी प्राइस शोज सप्लाई साइड। बना क्वेश्चन। क्या सप्लाई साइड बता रहा है, क्या डिमांड साइड बता रहा है, करना पड़ेगा तेरे को। टी टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, velocity is average number of times across all transactions a unit of money is spent, that is कितनी बार पैसा घुमाया, that is velocity। average number of times across all transactions a unit of money is spent, 1 रुपए को कितनी बार उससे कितनी बार ट्रांजैक्शन कर लिए, दैट इज वेलोसिटी। प्लीज रिमेंबर द फॉर्मूला। फटाफट वापस करते हैं, अब भी करो ना, घर पे क्या होता है, अब भी करो। mv इज इक्वल टू पीटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बोलती हूँ, पीटी कौन सी साइड शो कर रहा है, आंसर बोलो, डिमांड साइड। यदि मैं आपको बोलूं ओनली पी है, तो कौन सी साइड, सप्लाई साइड। फिर मैं पूछूं पी का फॉर्मूला क्या है, mv अपॉन टी। उसके बाद v पूछूं तो मतलब क्या है, v का ट्रांजैक्शन वेलोसिटी। p का मतलब क्या है,
एवरेज प्राइस लेवल, एम का मतलब क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, टी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। एग्जाम इंपॉर्टेंट, ये जो अभी पढ़ा है। लेटर इकोनॉमिक्स रिप्लेस टी बाय रियल आउटपुट वाई, तो ये भी याद रखना पड़ेगा, टी को हटाया इक्वेशन से और रियल आउटपुट वाई डाला। तो फिर अब देखते हैं इक्वेशन कैसे दिखती है, देखो तुम नोट्स में। सब्सिक्वेंटली फिशर एक्सटेंडेड द इक्वेशन एंड इंक्लूडेड एम डैश, एम क्या ऊपर डैश लगाया है, दिख रहा है, एम डैश, डिमांड, बैंक डिपॉजिट्स एंड देयर वेलोसिटी, मतलब बैंक का पैसा भी इंक्लूड किया इसने। तो नई इक्वेशन क्या बनी, अभी तक एमवी इज इक्वल टू पीटी बोल रहा था, अब क्या बोल, एमवी प्लस एमवी डैश वी डैश इज इक्वल टू पीटी। क्या मतलब है इसका, एम डैश मतलब डिमांड डिपॉजिट, वी डैश मतलब वेलोसिटी ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स और वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होता है, बैंक में जो पड़ा है वो, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट्स वी डैश, वेलोसिटी ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स और वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी। तो नया इक्वेशन क्या हो गया, एमवी प्लस एमवी डैश वी डैश एम डैश वी डैश इज इक्वल टू पीटी। ऑल्दो वी इज वेलोसिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। एक पहले वाले में बैंक मनी इंक्लूड नहीं किया था, अब बैंक का पैसा भी डाला। आज तुम्हारे पास जो कैश पड़ा है सिर्फ वो ही नहीं, बैंक में जो करेंसी है वो भी ऐड करो ना। एक्चुअल में कैश तो कम ही होते हैं ना, बैंक के ही ज्यादा पैसे रहते हैं कि नहीं रहते हैं। हर एक आदमी अपने घर में थोड़ी ना सेफ पैसे रखेगा, सेफ थोड़ी ना है। तो आप डिमांड डिपॉजिट्स बैंक में, मेरे खाते में पैसे पड़े हैं, जब चाहूं खिड़की पे जाके विड्रॉ कर लूं, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। तो बैंक का पैसा भी इंक्लूड करती, दैट इज एम डैश वी डैश। नेक्स्ट, एमवी इज इक्वल टू एम डैश वी डैश इज इक्वल टू पीटी, क्या है, देखो मैथ्स में पढ़ा है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन शोज सप्लाई ऑफ मनी, एमवी इज इक्वल टू एम डैश वी डैश। राइट हैंड साइड शोज डिमांड फॉर मनी, ठीक है। तो ये कौन सी साइड शो कर रहा है वो याद करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ मनी फ्लो इज इक्वल टू एमवी प्लस एम डैश वी डैश। तो वैल्यू ऑफ मनी फ्लो किसके इक्वल है, भाई पैसा कहां से आएगा, ये तो करेंसी पड़ी है, ये तो बैंक में पैसा पड़ा है। नेक्स्ट, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस मल्टीप्लाइड बाय प्राइस लेवल पीटी रिप्रेजेंट्स डिमांड फॉर मनी। मैं कितनी बार ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, एक वीक में मैं 2 बार सब्जी खरीद रही हूँ, कितने की सब्जी खरीद रही हूँ, प्राइस इनटू क्वांटिटी, वो दिखाता है डिमांड फॉर मनी, कितने पैसे चाहिए थे मुझे पूरे वीक में। टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस मल्टीप्लाइड बाय प्राइस लेवल पीटी रिप्रेजेंट्स व्हाट, आंसर बन रहा है उधर डिमांड फॉर मनी, ध्यान करो। T is a function of national income and since Fisher assumed full employment levels, याद करो फिशर ने assume क्या किया, people who are willing and able to work get work, that is full employment, ठीक है। in the economy T also remains constant in short run, T क्या है, पहली बात याद कर, फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम, कांस्टेंट रहता है शॉर्ट रन में, और फिशर ने अज्यूम किया फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। जिसको काम चाहिए मिल रहा है उन सबके पास काम है। V and T both are constant as per Fisher, change will be in M और P। तो प्लीज क्या कांस्टेंट है इक्वेशन में और क्या चेंज है, V and T both are constant, तो चेंज किस में होगा, M और P में। वापस से याद कर ले एक बार, V और T कांस्टेंट, M and P चेंज। The Cambridge approach, also known as cash balance approach, भाई दूसरा नाम तो पूछता ही है, तो कैम्ब्रिज अप्रोच का दूसरा नाम क्या है, पहले तो याद कर दूसरा नाम, कैश बैलेंस अप्रोच। इन अर्ली 90s 4 इकोनॉमिस्ट फ्रॉम कैम्ब्रिज, देख चारों का याद करना पड़ेगा, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट थे, क्या, अल्फ्रेड मार्शल, डी एच रॉबर्टसन, ए सी पिगू, जॉन माइनार्ड कीन्स, पहले याद कर। इन अर्ली 90s 4 इकोनॉमिस्ट थे कैम्ब्रिज के, कौन से, अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल का नाम तुमने 12th की किताबों में पढ़ा है, अल्फ्रेड मार्शल, डी एच रॉबर्टसन, ए सी पिगू, जॉन माइनार्ड कीन्स, पुट डिफरेंट अप्रोच टू क्वांटिटी थ्योरी, ठीक है। तो इन चारों ने, जो कि अर्ली 90s में कैम्ब्रिज के इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने एक डिफरेंट अप्रोच बनाई क्वांटिटी थ्योरी की।
क्या कैम्ब्रिज अप्रोच, क्योंकि चारों कैम्ब्रिज के ही थे, कैम्ब्रिज अप्रोच या कैश बैलेंस अप्रोच? क्या बोलता है ये अप्रोच? Cambridge approach says that money increases utility in two ways. कौन से two ways? Enabling the possibility of split up of scale and purchase at two different points of time. And second is being a hedge against uncertainty. Hedge मतलब क्या है? Precaution. यदि अनसर्टेनिटी है तो पैसा है, बाहर निकल जाऊंगा उससे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाए। तो पॉइंट नंबर 1 इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन मोटिव। ध्यान दो, नहीं तो ये याद होने वाला है नहीं। पॉइंट 1 ट्रांजैक्शन मोटिव क्या बोलता है? एनेबलिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्लिट अप ऑफ स्केल एंड परचेज एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। पैसा है, ठीक है, मैंने उसका मतलब जो भी पैसा है, स्प्लिट अप ऑफ स्केल एंड परचेज एट टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम है, अलग पड़ा है, खरीद उसको यूज करके खरीदने का टाइम अलग। तो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए मैं पैसे को स्टोर करके रखती हूँ, जब चाहिएगा तो उसको यूज कर लूंगी। तो फर्स्ट पॉइंट को जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन बोल दे स्प्लिट अप ऑफ स्केल एंड परचेज एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, आंसर क्या होगा? ट्रांजैक्शन मोटिव। ठीक है, सेकंड देख, बीइंग अ हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। हेज मतलब क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। याद कर पहले, हेज का मतलब है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क एज मनी इज स्टोर ऑफ वेल्थ एंड कॉल्ड एज प्रिकॉशनरी मोड्स। सो हेज भाई स्टोर ऑफ वेल्थ है ना पैसा, यदि कोई प्रॉब्लम में फंसी फाइनेंशियल क्राइसिस में, पैसा है तो निकल जाऊंगी ना। सो हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी, ये तो आपको टिक किस पे करने आना है? स्टोर ऑफ वेल्थ एंड ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिकॉशनरी मोड्स। नेक्स्ट, Cambridge money demand function is stated as MD is equal to KPY। एक बात बताना, इससे पहले क्या किया था तुमने? मैंने बोला था 3 इकोनॉमिक्स थे, क्लासिकल अप्रोच, क्वांटिटी थ्योरी अप्रोच, तो QTM किया था, बराबर है? QTM। अभी तुम क्या कर रहे हो? कैम्ब्रिज अप्रोच, ठीक है ना? कैम्ब्रिज मनी डिमांड फंक्शन इज स्टेटेड एज MD इज इक्वल टू KPY, और सिर्फ K चाहिए तो MD के PY को नीचे लिया ना, तो K इज इक्वल टू MD अपॉन PY। तो ये फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। MD इज क्या है? इज द डिमांड फॉर मनी बैलेंसेस। MD इज डिमांड फॉर मनी बैलेंसेस। Y इनकम है, कौन सी? तेरी पर्सनल नहीं, नेशन की, रियल नेशनल इनकम। P एवरेज प्राइस लेवल। PY नॉमिनल इनकम। K प्रपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम दैट पीपल वांट टू होल्ड एज कैश बैलेंसेस। मैंने बोला ना, सारा का सारा जितना पैसा FD में नहीं कर देंगे, शेयर मार्केट में नहीं, कुछ पैसा तो कैश में होल्ड करेंगे। कल सुबह नीचे जाके सामान लाना है तो FD तो उड़ा के नहीं लाऊंगी, I hold some money for cash balance, ठीक है? K dash is called as Cambridge K is a parameter reflecting economic structure and monetary habits, namely the ratio of total transactions to income and the ratio of desired money balances to total transaction। क्या है वापस से समझाती हूँ, पहले फॉर्मूला देखो, MD is equal to KPY। कौन सा अप्रोच पढ़ रहे हो? कैम्ब्रिज अप्रोच में MD is equal to KPY, K is equal to MD upon PY। उसको नीचे किसका दे भाई? MD डिमांड फॉर मनी बैलेंसेस। Y मैंने बोला Y तो इनकम डिनोट करता है, कौन सा? रियल नेशनल इनकम। P एवरेज प्राइस लेवल। PY नॉमिनल इनकम। अब K क्या है? प्रपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम दैट पीपल वांट टू होल्ड एज कैश बैलेंसेस, दैट इज K। K डैश क्या है? कैम्ब्रिज पैरामीटर है रिफ्लेक्टिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड मॉनेटरी हैबिट्स, नेमली क्या, कितने ट्रांजैक्शंस करते हो, तुम्हारी इनकम इतनी है तब तुम इतने ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो namely the ratio of total transactions to income and the ratio of desired money balances to total transactions, कि भाई इतना ट्रांजैक्शन है, इतना पैसा चाहिए, ठीक है? K is equal to slope of function of proportion। तो K को स्लोप भी बोल रहे हैं, स्लोप ऑफ फंक्शन ऑफ प्रोपोर्शन।
इन रियल आउटपुट वी डू नॉट कंसिडर इन्फ्लेशन। याद करो, एग्जाम में आ सकता है। आज जो चीज 100 रुपए की मिल रही है, यदि 4% महंगाई मिली, बढ़ गई, महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेशन, तो अगले साल 104 में मिलेगा ना। तो रियल आउटपुट में वो महंगाई बढ़ी वो हम कंसिडर नहीं करते। इन रियल आउटपुट वी डू नॉट कंसिडर इन्फ्लेशन। रियल आउटपुट इनटू करंट प्राइसेस इज नॉमिनल इनकम। फॉर्मूला है रियल आउटपुट और करंट प्राइसेस, यानी करंट प्राइसेस में तो इन्फ्लेशन होगा ना, 100 की बजाय 104 होगा करंट प्राइसेस। तो उसको रियल आउटपुट को करंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया तो बनेगा नॉमिनल इनकम। अच्छा, तो मैं एक बात बोलूं, नॉमिनल इनकम अपॉन करंट प्राइसेस क्या होगा? रियल आउटपुट। तो क्या रियल आउटपुट में इन्फ्लेशन कंसिडर करते हैं? नहीं। क्या नॉमिनल में इन्फ्लेशन कंसिडर करते हैं? हाँ। नेक्स्ट, md is equal to k into p into y फॉर्मूला। md is equal to k into p into y। 25th पॉइंट, द केनिसियन, तीसरा आदमी आ गया केनिसियन, सबसे इंपॉर्टेंट। द केनिसियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड एज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। भाई केनिसियन आते ही उसका दूसरा नाम तो तू याद रख, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। टर्म लिक्विडिटी प्रेफरेंस वाज कॉइन्ड बाय जॉन माइनार्ड कीन्स। किसने बोला था ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस? वर्ड कौन लाया था? इकोनॉमिस्ट का नाम भी याद कर, जॉन माइनार्ड कीन्स। इन जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। अरे भाई किताब का नाम है, कब पब्लिश हुई थी? 1936 में। सब याद करना पड़ जाएगा, याद करना पड़ जाएगा, इकोनॉमिस्ट का नाम, उसकी किताब का नाम, किस साल में पब्लिश हुई थी। People desire to hold money rather than securities और long term interest bearing investment। तो इच्छा क्या है? मनी होल्ड करने की, rather than securities और long term interest bearing investment। कौन बोला ये? केन्सियन थ्योरी में बोला ये। कौन बोला? माइनार्ड कीन्स। कीन्स के नाम से तो केन्सियन बना है। अब एमसीक्यू देख, अकॉर्डिंग टू कीन्स पीपल होल्ड मनी इन कैश फॉर 3 मोटिव्स। क्या? ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेक्यूलेटिव मोटिव। अभी पैसा रखते हैं अपन, सस्ता होगा तो बाद में खरीद लेंगे, या महंगा होगा तो उस हिसाब से अपन ट्रांजैक्शन करेंगे। कीन्स क्या बोला? पैसा क्यों चाहिए? 3 मोटिव्स के लिए। पहले तो कुछ सामान खरीदना है तो ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेक्यूलेटिव मोटिव। जो चौथा दिया है उसको ऑड वन आउट करना है। एमसीक्यू का पेपर है तुम्हारा, स्ट्रक्चर्ड पेपर नहीं है। Keynes did not consider the transaction value being affected by interest rate। उसके हिसाब से बैंक में पैसा रखो तो इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, इसीलिए तो सब कुछ कैश में रखने का वो उसने थ्योरी बना दिया। बैंक में पैसा नहीं रखे तो इंटरेस्ट का लॉस हो जाता है, तो वो उसने कंसिडर ही नहीं किया अपनी थ्योरी में। Keynes did not consider the transaction value being affected by interest rate। The transaction motive, पहला मोटिव, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम लेवल। यार जितना कमाएगा उतना ही तो डिमांड करेगा ना। तेरी इनकम हाई तो तेरे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हाई, इनकम लो तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस लो। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन मोटिव इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू इनकम मोटिव एंड बिजनेस ट्रेड मोटिव। कितना कमा रहे हो उस पे, और तुम बिजनेस करते हो, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस तुम्हारे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, transaction motive stressed on requirement of individuals to bridge the time gap between receipt of income and planned expenditure। डिफरेंस है ना, इनकम कब रिसीव हो रही है और मुझे खर्चे कब करने हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर कब। अरे घर में एक वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए प्लानिंग हो जाती है, बिजनेस में तो कितनी चीजें तुम खरीदते होगे, ऐसा सबकी प्लानिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे LR इज इक्वल टू KY। LR मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी और डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन मनी। ठीक है, तो कितना डिमांड करे ट्रांजैक्शन मनी, दैट इज LR। K मतलब क्या है? रेशियो ऑफ अर्निंग्स विच इज केप्ट फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। सारी कमाई थोड़ी ना ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए रख दोगे। दैट रेशियो ऑफ अर्निंग्स विच इज केप्ट फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस इज K। और Y तो बोला ही था ना कि अर्निंग्स है।
अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, चलो। एग्जाम्पल, इफ अर्निंग्स इज 100 रुपए एंड इज 25% इज टू बी केप्ट टू बाय थिंग्स, तो कितना रुपया एलआर, मतलब कितना रुपया साइड में रख दोगे? 25 रुपया। तो बोलते हैं एल आर इज इक्वल टू के वाई 25 इज इक्वल टू 25% ऑफ 100। ठीक है। Keynes considered the aggregate demand for money for transaction purpose as sum of individual demand. Aggregate मतलब sum या total, इंडिविजुअल का सारा टोटल कर दे तो क्या मिलेगा तेरे को? एग्रीगेट। Therefore, aggregate transaction demand for money is function of national income. पूरा नेशन मिलके टोटल एग्रीगेटली क्या डिमांड कर रहा है फॉर ट्रांजैक्शन? दैट इज फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम। सम देख, यदि आपका अर्निंग्स ऑफ मिस्टर ए 100 रुपया दिख रहा है, अर्निंग्स ऑफ ए इज 100 रुपया, ठीक है, अर्निंग्स ऑफ मिस्टर ए 100 रुपए, तो के कितना है? यदि 25% है तो ट्रांजैक्शन फॉर डिमांड इनकम 25 रुपए वो डिमांड करेगा फॉर ट्रांजैक्शन। पी का 200 है और 25% है, तो 200 का 25% 50। सी 300 और 25% है, 300 का 25% 70, और 400 मिस्टर डी का अर्निंग्स है, उसका 25% के है, तो 10। तो यदि मैं देखूं सबकी अर्निंग्स टोटल कर दूं, 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400, तो 1000 मेरी हो गई नेशनल इनकम। उसमें ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर इनकम मैंने कितना पैसा साइड में रखा टू मेक दोस ट्रांजैक्शंस? एग्रीगेट ट्रांजैक्शन डिमांड इज 25 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 10, 155। 155 है कि टोटल रॉन्ग हो गया भाई? 75। हाँ, यहाँ पे होगा 75 और यहाँ पे होगा 100, तो ये बनेगा कितना? 250। शाबाश, जगे हुए हो भाई, सो तो नहीं रहे। ठीक है। ठीक है। तो अर्निंग्स और फिर के मतलब कितना परसेंट ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए रखना है? टोटल। तो ये एग्रीगेट ट्रांजैक्शन डिमांड है और ये नेशनल इनकम। हाँ भाई, अभी हमने एक पॉइंट तक खत्म किया है, इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं।